अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? डॉक्टर शाहिद आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज मैं एक बहुत ही जनरल से टॉपिक पर बात करूंगा। बहुत दफ़ा लोग पूछते हैं जी डॉक्टर साहब कौन सबसे अच्छा डॉक्टर है, कौन सबसे अच्छा सर्जन है, कौन सबसे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है, कौन सबसे अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट है। तो ये ऐसा सवाल है जिसका मतलब कोई मतलब एग्जैक्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से आपको ये ऑनेस्ट जवाब देता हूँ। अच्छा डॉक्टर कौन होता है? मेरे ख्याल से अच्छे डॉक्टर होने के लिए या बेस्ट डॉक्टर होने के लिए 2-3 क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि वो बंदा प्रॉपर क्वालिफाइड हो। क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये है कि कम अज़ कम MBBS, अगर आप जनरल फिजिशियन ढूंढ रहे हैं, और फिर उस मुतल्लका फील्ड में 3 से 5 साल का तजर्बा, या अगर आप स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो MBBS के बाद कोई भी मेडिकल काउंसिल्स या मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलिस्ट डिग्री, जो कि पाकिस्तान में FCPS सबसे बेहतर समझी जाती है। इसके अलावा MD MS भी हैं, इसके अलावा MCPS माइनर डिप्लोमास भी हैं। MRCP के बाद 3 साल की ट्रेनिंग, ये इंग्लैंड वगैरह में है, और अमेरिकन बोर्ड्स सर्टिफिकेशन, ये 3-4-5 किस्म की क्वालिफ़िकेशंस हैं जो कि स्पेशलाइजेशन समझी जाती हैं। ये है क्वालिटी नंबर 1। इसके बगैर डॉक्टर अच्छा नहीं हो सकता। वो क्वैक भी हो सकता है, डिस्पेंसर भी हो सकता है, कोई LHV क्लिनिक की हो सकती है, किसी ने बाहर किसी का नाम लिखा हो, अंदर कोई और बैठा हो, तो बहुत सारे चक्कर आपको पता है कि पाकिस्तान में हो सकते हैं। तो ये होगी नंबर क्वालिटी 1 के क्वालिफाइड होना। नंबर 2, उस डॉक्टर का अवेलेबल होना, कि आप जब उससे रब्ता करें तो वो आपको कम से कम अवेलेबल हो, या अगर फिज़िकली अगर बिज़ी है तो आपको टेलीफोन या व्हाट्सएप या ईमेल पर रिस्पॉन्स करता हो। ये होगी दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी ये है कि वो डॉक्टर तहम्मुल से, सुकून से मरीज़ की बात सुने और उनके जवाबात का प्रॉपर तसल्ली बख्श जवाब दे, सवालात का, यानी उसके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे। और चौथी बात यह है कि जो भी वो इलाज तजवीज़ करे, वो तजवीज़ सबसे पहले तो जो उसने ट्रेनिंग या स्टडी की है उसके हिसाब से साइंटिफिक और गाइडलाइंस के मुताबिक हो। मतलब उसमें कोई तुक्के वाली बात ना हो, हिट एंड ट्रायल ना हो। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सिलेक्शन करनी पड़ती है चीज़ों की, तो दैट इज़ ए सेपरेट इशू। तो मेरे ख्याल से ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, और आपका ये राइट भी है कि आप उस डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं, जी डॉक्टर साहब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कौन से यूनिट्स में काम किया है, आपने कितने साल काम किया है। तो ये आपका राइट है, लेकिन कुछ लोग ये बुरा मान जाते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी फिर। हाँ, अब डॉक्टर्स की 2 कैटेगराइज हैं, एक GP है जनरल फिजिशियन और एक है स्पेशलिस्ट फिजिशियन। तो अब जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक जो क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले तो कोई भी डॉक्टर जो है, फॉर एग्जांपल मैं स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट या आप कैंसर स्पेशलिस्ट या आप जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट का क्राइटेरिया लें, तो सबसे पहली तो बात है कि उस बंदे के पास उस फील्ड की
स्पेशलिस्ट डिप्लोमा या डिग्री मौजूद हो, जो कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि FCPS भी हो सकता है, MDMS भी हो सकता है, MCPS भी उस फील्ड का हो सकता है, MRCP के बाद 3 साल की ट्रेनिंग भी हो सकती है, अमेरिकन बोर्ड भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई और इक्वलेंट किसी और मुल्क की भी हो सकती है। तो ये तो है जो पहला क्राइटेरिया कि ये हो। इसके बाद अगर किसी के पास ये चीज़ नहीं है तो उसके बाद पास इस चीज़ का तजर्बा होना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल डॉक्टर है और उस जनरल डॉक्टर का 5-6 साल उसने ऑर्थोपेडिक में काम किया, ठीक है, अब वो प्रोफेसर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी बेसिक्स जो हैं ऑर्थोपेडिक की उसको ज़्यादा पता होगी मेरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ऑर्थोपेडिक में कभी काम नहीं किया, ठीक है, तो ये एक सिलसिला तो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ तो मैंने अपनी स्पेशलाइज MBBS के फ़ौरन बाद हाउस जॉब करने के बाद मैंने कोई 4.25 साल के करीब शौकत खानम के शोबा कैंसर और हीमेटोलॉजी में मैंने काम किया, ठीक है। मैं अपने आप को ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास कैंसर और हीमेटोलॉजी के मरीज़ों को देखने और चेक करने का 5 साल का तजर्बा है। इसके अलावा मेरे पास 15 साल का इंटरनल मेडिसिन में काम करने का, मरीज़ों को देखने का तजर्बा है, और इसके साथ साथ मेरे पास FCPS इंटरनल मेडिसिन भी है, ठीक है। और फिर अपने कैरियर के दौरान जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा था तो मैंने कोई 3-3.5 साल मेडिकल के उस शोबे में लगाए हैं जहाँ पर ये जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के सुपरवाइज़र भी थे, और जहाँ पर गैस्ट्रोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी और बायोप्सियाँ और ये मैदा जिगर के जो हैं वो मरीज़ दाखिल भी होते थे, उनका इलाज भी होता था और सारा कुछ होता था। तो मैं एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। इसको आप मेडिकल स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं, इसी को आप कंसल्टेंट फिजिशियन भी कहते हैं। यही चीज़ जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हो सकती है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर होना, कंसल्टेंट फिजिशियन होना, मेडिकल स्पेशलिस्ट होना, ये मेरे लिए एक ही चीज़ें हैं। लेकिन ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इन लोगों को साथ में इजाफी तौर पर टीचिंग भी करनी पड़ती है। तो टीचिंग करने से ये लोग ज़रा अपने नॉलेज में तो अपडेट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक और बंदा जो मेरी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर या वो नहीं उसने काम किया, लेकिन वो किसी ICU सेटअप में उसने ज़्यादा काम किया हुआ है, या उसने कोई अच्छे रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में ज़्यादा और किस्म का काम किया हो, तो हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तो ये एक बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। तो आपके लिए यही टिप्स हैं कि उस बंदे के पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन हो, वो मरीज़ को अच्छे तरीके से सुने, उसके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे, और उस फील्ड में उसका मुतल्लिका तजर्बा हो। सो मैं अपने आप को अगर ये एज एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। सो मेरा ज़्यादा एक्सपोजर अपने सारे कैरियर में कैंसर के मरीज़ों को, उसके बाद हीमेटोलॉजी, ब्लड की जो डिजीज़ हैं, बोन मैरो बायोप्सी हैं, उसके अलावा शुगर के मरीज़, तो मतलब मैं बहुत अरसा एक डायबिटिक सेंटर में काम करता रहा हूँ, फिर एक हॉस्पिटल में एज ए डायबिटोलॉजिस्ट 4-5 साल काम किया है। सो मैदा जिगर के मरीज़ों को देखा है और एंडोक्राइन के मरीज़ों को देखा है। सो कहने का मकसद ये है कि मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट एक वो शख्स होता है जो तमाम किस्म के मरीज़ों का बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर ऑपरेशन के इलाज करता है, और बवक्त ज़रूरत अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उस मरीज़ को ऑन्कोलॉजिस्ट के पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेज दूँगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़े कि इसको कोई हाईली स्पेशलाइज्ड उस काम की
کہ جو میں نہیں کر سکتا تو میں اس کو گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس بھیج دوں گا، اور اگر مجھے لگے کہ اس کو ضرورت ہے اینڈوکرائنالوجسٹ کی تو میں اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس بھیج دوں گا. اسی طرح سو آن. آج کل کے دور میں اگر میں آپ کو اپنے پاکستان کی اگزامپل دوں تو ہمارا جو سب سے سپریم اور بہترین ادارہ ہے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان، وہ تقریباً میرے خیال سے ایک اندازے کے مطابق 70 کے قریب 70 یا اس سے بھی زیادہ مطلب ڈفرینٹ قسم کی سب اسپیشلٹیز ہیں، سرجری، میڈیسن، آئی ENT وغیرہ کی، کہ جو 70 سے بھی زیادہ قسم کی سب اسپیشلٹیز ہیں جن میں وہ اسپیشلائزیشن کروا رہے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اچھی عادت ہے کہ آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کو سلیکٹ کریں تو آپ اپنے جاننے پہچاننے والے لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر سلیکٹ کریں. لیکن امیڈیٹلی اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، ایمرجنسی کی صورت میں گورنمنٹ سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں جائیں، اور ویسے اگر آپ کو عام کوئی جنرل نزلہ زکام کھانسی ہلکا سا بخار ہے تو آپ نزدیک ترین قریبی MBBS اپنے GP کے پاس چلے جائیں. اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کسی اسپیشلسٹ سے آپ نے مشورہ کرنا ہے تو جو پہلا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا میڈیکل کا، دیٹ وڈ بی اے میڈیکل اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ فزیشین یا اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن. یہ جو ہیں یہ آپ کا فرسٹ انکاؤنٹر ہونے چاہیے، اور یہ پھر چیزوں کو کمپائل کر کے آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیں گے. ہاں یہ ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہماری جو میڈیسن ہے، جو سائنٹیفک میڈیسن ہے، یہ حکمت اور ہومیوپیتھک سے مختلف ہے. یہاں پر آج کے سائنسی دور میں ابتدائی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو 8 10 15 یا اس سے بھی زیادہ کئی دفعہ ٹیسٹ یا CT اسکین یا یہ کروانے پڑیں، اور اس کے بعد فائنل کسی تشخیص پر پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ آپ کے ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ پھر جو ہے نا وہ آپ کو اگر ضرورت پڑے تو وہ ریفر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جنرل اور ایڈوائس ہے جس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.